नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको विदित है, हम लोग पीएटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं जो 15 नवंबर 2022 को आपका पेपर हुआ था। इसमें हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन की। ठीक है, AG3 अर्थात पशुपालन की बात होने वाली है। ये पेपर है आपका 15 नवंबर 2022 का, शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगर हम देखें यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन अगर देखें हम तो प्रश्न है बकरी की जो अंगोरा नस्ल है इसका मूल स्थान क्या है। ठीक है, तो अंगोरा जो नस्ल है, नेटिव प्लेस या ओरिजिन प्लेस ऑफ अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंगोरा एक बकरी है, ध्यान रहे। देन इसका ओरिजिन यहाँ पर है टर्की। ठीक है, अब टर्की ना होता तो हम चीन तिब्बत भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चीन और तिब्बत क्षेत्र भी इसके ओरिजिन माने जाते हैं। ठीक है, तो टर्की इसका ओरिजिन हो रहा है। और जो अंगोरा है, अंगोरा जो ब्रीड हो रही गोट की, इसकी फेमस बात क्या है कि ये कमर्शियल गोट है। इसको हम व्यापारिक बकरी के रूप में भी जानते हैं, कमर्शियल गोट के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं व्यापारिक बकरी के रूप में? क्योंकि जो अंगोरा बकरी है इससे मोहेयर, मोए मोए नहीं भाई ना, मोए मोए हो जाएगा नहीं इसका। इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मोहेयर प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम कमर्शियल गोट के रूप में, व्यापारिक बकरी के रूप में जान रहे हैं। ठीक, मोहेयर खरगोश से भी प्राप्त होता है, बकरियों से भी प्राप्त होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर अंगोरा बकरी की बात करें तो इससे मोहेयर प्राप्त होता है। ये काफी महंगा जाता है, इसलिए इसको कमर्शियल गोट या व्यापारिक बकरी के नाम से हम जान रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिलेटेड टू डेली फीड रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट एनिमल इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके लिए सत्य नहीं है। तो उसको ऑयल केक 50 ग्राम दे सकते हैं। ठीक है, मे भी पॉसिबल है कि आप उसको दे सकते हैं। ड्राई फोडर, सूखा चारा हम जनरली पढ़ते ही है कि पशुओं को 4 से 6 किलो तक भूसा दे सकते हैं, तो ये बात भी दे सकते हैं। लेकिन हरा चारा मैक्सिमम 35 kg दे सकते हैं ना, 35, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। और मिश्रित पशु चारा है ना, कंपाउंड कैटल फीड 2 से 3, तो ऐसा कुछ इन जनरल नहीं दिया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में आप देखेंगे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई अप्रोप्रिएट आंसर नजर नहीं आ रहा, इसलिए प्रश्न आपका क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। फिर भी इसमें नहीं है, तो ये दो बातें जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। ठीक, तो इस तरह से देखें तो अगर ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कैंसिल हो चुका है ना, हम उसको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें बिल्कुल नहीं देते। तो इसमें आंसर सी और डी दोनों सही है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये दोनों चीजें उसको नहीं दी जाती, तो इसका आंसर सी और डी है। ठीक, और ये प्रश्न क्या हो चुका आपका? कैंसिल। वैसे जनरली एक गर्भवती गाय को हम बात करें, प्रेग्नेंट काऊ की बात करें, तो उसको हम 1.5 किलोग्राम दाना देते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखते हैं। और ये अतिरिक्त दाना कब से देना प्रारंभ करते हैं? तो जब उसका गर्भधारण किए हुए कितने माह हो जाए? 6 माह, तब हम उसको ये 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देते हैं, जिसको आप स्टमिंग अप या शक्ति संचय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नस्ल का सिर सपाट धराती आकार और हुक के आकार का होता है ना? अब यहाँ पर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज फ्लैट सिकल शेप एंड फ्रॉम हुक एट द टिप। अब यहाँ पर बात हो रही है हॉर्न की, सींग की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि ऐसी क्वालिटी किसमें मिलती है। चलो बन्नी की बात करें तो बन्नी एक निक नेम है किसका? काकरेज गाय का। पहली बात तो ये ध्यान रखना, बन्नी भैंस भी होती है, ठीक है, बन्नी बफेलो भी होती है, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं है। काकरेज को बन्नी बगधिया बोलते हैं। नीली रावी की बात करें तो भैया ये बहुत फेमस ब्रीड है, किस नाम से जानी जाती है? आप सभी जानते हो, पंचरत्नी के नाम से हम इसको जानते हैं, पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। इसमें 5 मार्किंग्स व्हाइट होती है। ठीक, बात हो रही है यहाँ पर सुरती की, तो बिल्कुल सही है। सुरती के जो हॉर्न होते हैं वो इस तरह से सिकल शेप होते हैं ना, यहाँ पर टिप पर इस तरह से घुमावदार होते हैं। ठीक, तो इस बफेलो की खासियत है, इसमें सिकल शेप, हसिया नुमा, या जो हम दराती नुमा बोल सकते हैं इस तरह से, तो
इसके जो सींग होते हैं दराती के आकार के होते हैं, सिकल शेप के, हंसिया के आकार के होते हैं। मेहसाना की बात करें तो इसके जो पूंछ का गुच्छा होता है वो काला होता है ना, बाकी जनरली भैंसों में सफेद होता है। इसके जो स्विच होता है, ठीक है, पूंछ का गुच्छा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ टेल, तो इसका जो स्विच होता है वो ब्लैक होता है। जनरली पशुओं में अपने को, भैंस में अपने को कैसा देखने को मिलता है, सफेद। ठीक, तो ये बात हो रही है सुरती की, तो इसका राइट आंसर शुड बी होगा, सुरती होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा भाई, फ्रॉम द फीचर ऑफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम। अपने को क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम को बताना है ना, ठीक है, तो इन बातों को पढ़ना है और ये बातें किसके लिए लिखी गई तब आंसर करना है। क्रॉस प्रणाली में पहले क्रॉस या F1 संतान पैदा करता है, ठीक है, तो सपोज दैट अपन ने एक ए ब्रीड ली और एक बी ब्रीड ली, इनसे जो आएगा वो F1 कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है, या क्रॉस ब्रीड भी कह सकते हैं अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो। चलिए, हाइब्रिड या संकर हमें प्राप्त हो रहा है F1, ठीक, तो फर्स्ट जो क्रॉस है या F1 प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कोई सिस्टम है। फिर इस प्रणाली में नस्लों के क्रॉस से उत्पन्न संतानों को आमतौर पर बेचने के लिए, मतलब कमर्शियल यूज के लिए ये लिखा गया है। तो अब आप भली भांति पढ़ते हो कि क्रॉस ब्रीडिंग जो संकरण होता है उसमें हम व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, बाजार की दृष्टि से, इकोनॉमिक पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से ब्रीड तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें मन चाहे गुण तैयार कर सकते हैं। तो ये बात क्रॉस ब्रीडिंग की हो रही है, 2 पॉइंट क्रॉस ब्रीडिंग की ओर जा रहे हैं। तीसरा बात उन्होंने लिखी है, द सिस्टम मोस्ट यूजफुल फॉर सिचुएशन इन विच फीमेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रीड आर वेल अडॉप्टेड टू अ गिवन एनवायरनमेंट। मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी नस्ल को एक निश्चित वातावरण में अडॉप्ट करें, तो हम उस नस्ल का सहारा लेंगे जो ऑलरेडी वहां अडॉप्टेड है, और उसमें किसी और का सीमेंट डाल देंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी अडॉप्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये बात हो रही है क्रॉस ब्रीडिंग की, और क्रॉस ब्रीडिंग में हमें कितनी ब्रीड चाहिए, 2 ब्रीड, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 ब्रीड क्रॉस सिस्टम। मतलब कुल मिलाकर बात हो रही है क्रॉस ब्रीडिंग की, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया, और जब परीक्षा में थोड़ा सा घुमाया जाता तो बच्चे 360 घूम जाते हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग अर्थात संकरण की बात हो रही है। अब रोटेशनल क्रॉस की बात करें हम, तो यहाँ पर 3 नस्लों को आपस में मिलाया जाता है, जिसको हम रोटेशनल ब्रीडिंग या घूर्णीय संकरण कहते हैं ना। 3 नस्लों को मिलाया जाता है, ट्रिपल क्रॉस की बात हो रही, तो 3 नस्ल का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। बैक क्रॉस, जब F1 को अपने फादर या मदर, माता या पिता में से किसी एक से मिला देंगे हम, तो उसको हम बोल देंगे बैक क्रॉस, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा सी। किसकी बात चल रही थी यहाँ पर, क्रॉस ब्रीडिंग की, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप गलत है, जैसे एम्पायर बोल देता ना गलत निर्णय, ये भी गलत निर्णय आते से गलत हो गया था, पहले ही गलत कर दिया। क्यों गलत हो गया सर, क्योंकि जमुनापारी का नर और न्यूबियन की मादा, इन दोनों के क्रॉस से बना था एंग्लो न्यूबियन, ठीक है। एकमात्र नर है जो विदेशों में झंडे गाड़ के आया था बेटा, और उसका प्रश्न ही गलत आ गया, ठीक है। तो जर्सी काऊ लिख दिए यहाँ पर, ये गलत है। जमुनापारी और न्यूबियन, इन दोनों को मिलाकर कौन सी नस्ल बनाई जाती, एंग्लो न्यूबियन, और इस एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहते हैं। इस एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी, ठीक है, जर्सी ऑफ गोट, जर्सियों की बकरी क्यों कहा जा रहा है बेटा, तो इसके पीछे क्या रीजन है बकरियों की जर्सी कहने का, क्योंकि इसके दूध में भी 5.3% तक फैट है, वसा है, और जनरली जर्सी गाय के दूध में भी इतनी ही वसा होती है, ठीक है, इसलिए इसको एंग्लो न्यूबियन कहा गया, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कैंसिल हो चुका है ना। तो राइट आंसर इसका ये होना था, ठीक। अगर यहाँ जर्सी काऊ की जगह ये लिख देता बकरियों की जर्सी, तो भी आंसर आप ए ले सकते थे, लेकिन उसने जर्सी काऊ लिख दिया ना, जर्सी काऊ नहीं है, बकरियों की जर्सी, ठीक है, जो जर्सी गाय का फीचर रखती है, क्योंकि जर्सी गाय के मिल्क में भी 5.3% वसा और एंग्लो न्यूबियन में भी 5.3% वसा। सो इसका राइट आंसर तो आप कुछ दे नहीं सकते अपन, क्योंकि यह प्रश्न ही कैंसिल है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको लर्न रखना है। भारतीय गाय में किस नस्ल की गाय का वजन सबसे ज्यादा है, विच ब्रीड काउ हैज हाईएस्ट बॉडी वेट इन इंडियन काउ। तो भारतीय गाय में सबसे जो भारी है 420 कौन है, 420 है किलो वाली कांकरेज, ठीक है। तो सबसे देसी भारी गाय यही है, सबसे
देसी भारी गाय यही है, याद रखना, सबसे देसी भारी गाय यही है, ठीक है। और दूसरी सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल, ये भी आप याद रखना, दूसरी सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी यही है ना, दूसरी सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी भी यही है। पहली सर्वश्रेष्ठ द्विकाजी हरियाणा है। चलो अब बात करें हम, काकरेज का बाहर हो गया, थारपारकर की ओर चले तो थारपारकर का जो बॉडी वेट आ रहा है वो 400 किलोग्राम के आसपास आता है, 380 से लेकर तो 400 किलो तक जा रहा है। मालवी का भी यही हाल है, इसमें 300 से 450 किलो तक बॉडी वेट आ रहा है, ठीक है। नागौरी की बात करें तो इसमें 350 से 400 के आसपास बॉडी वेट आता है। चलो अब एग्जैक्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्ट जो जा रहा है वो 420 इसी में जा रहा है ना। इनमें क्या है, भले यहाँ तो हालांकि कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है मालवी में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, रेंज में है, इसलिए आंसर क्या आएगा, काकरेज आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, ध्यान रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपसे, हाउ लॉन्ग इज द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब हो रहा है बेटा गर्भकाल, जितने समय तक बच्चा गर्भ में रहता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं काऊ के लिए ये कितने दिन होता है, 282 डेज होता है। देन आप बफेलो की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे तो ये कितने होता है, 310 मतलब 310 दिन होता है। अगर हम बात करें सीप के लिए तो सीप के लिए वैसे तो 5 मंथ में 5 डेज लेस होता है। गोट की यदि बात करें बकरी की तो बकरी के लिए 5 माह में 5 दिन प्लस होता है। बात करें हम पीक की सुअरी की तो इसमें ये होता है 114 डेज, 3 सप्ताह 3 महीने 3 दिन, बीच में सबसे कम 60 दिन का, हथनी में सबसे बड़ा 660 दिन का, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ फेमस है, मैंने यहाँ लिख दिए। कैमल का 1.5 वर्ष का होता है, मेयर का 11 महीने 11 दिन होता है, मेयर मतलब मादा घोड़ी की बात हो रही है। तो 5 महीने और उसमें 5 दिन प्लस, तो 148 से 156 के आसपास जाता है। लेकिन स्पेशल आपसे बर्बरी बकरी का पूछ ले, किसका पूछ ले, बर्बरी बकरी का, तो ध्यान रखना है बर्बरी बकरी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है 146 डे होता है, 146 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, 150 के पास होना चाहिए, तो 150 के पास यही ऑप्शन है, सो राइट आंसर इज शुड बी बी। क्लियर, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चलिए ये भी प्रश्न अच्छा है, प्रजनन से संबंधित है। Which of the following related animal breeding program is not true? एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम से सही नहीं है, बाकी सब सही है, एक पॉइंट ऐसा है जो सही नहीं है। पशु प्रजनन में संभावित माता पिता को कुछ लक्षणों के लिए चुना जाता है और सबसे अच्छे का वास्तव में माता पिता के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जब हम पशु प्रजनन करा रहे हैं तो अच्छे को ही चुनेंगे, बुरे को थोड़ी चुनेंगे। और अच्छे को जब चुन लिया है तो क्या बात ध्यान रखना उसमें अपने को बेटा, ठीक है। चलो समझते हैं। वांछित लक्षणों के लिए अगली पीढ़ी को अनुवांशिक रूप से सुधार किया जाएगा, बिल्कुल सही है। लक्षण लगभग अनुवांशिक और डीएनए का 70% एक जानवर के लक्षणों के लिए अनुवांशिक क्षमता शामिल होती है, माता पिता में उसकी संतान को पारित कर दिया जाता है। पशु प्रजनन इस तथ्य पर आधारित है कि माता पिता के लक्षण उसकी संतानों में कम या ज्यादा परिलक्षित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सी वाली बात है जो डीएनए का 70% एक जानवर के लक्षणों का अनुवांशिक क्षमता शामिल होती है, ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। तो अपने को असत्य ही ढूंढना था, बाकी 3 तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। प्रश्न में ध्यान देना, उसने क्या पूछा, ट्रू नहीं है, ठीक। तो ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। तो सत्य कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन है, सत्य नहीं है। बाकी बातें प्रजनन से बिल्कुल संबंधित है और सत्य है। चलिए नेक्स्ट है, कोसी मथुरा इज द नेटिव प्लेस ऑफ विच ब्रीड, ठीक है। तो नागौरी कहाँ की भाई, नागौर जिला राजस्थान की, नागौर जिला राजस्थान, उदयपुर इस सब क्षेत्रों में पाई जाती है नागौरी, तो नागौर जिला राजस्थान की। मेवाती कोसी नदी के किनारे बिहार में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कोसी रखा, ठीक है। तो मेवाती, कोसी, मथुरा और बिहार से जुड़ी हुई जगह है, तो मथुरा कोसी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोसी नदी है, बिहार में पाई जाती है। कोसी नदी बहुत खतरनाक नदी है, जहां से काफी सारा डिस्ट्रॉय होता है हर साल। तो मथुरा या कोसी जो शब्द लिखा गया वो मेवाती के लिखा गया, बिल्कुल सही है। कांकरेज कहाँ की है, तो कांकरेज है कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात। ये कहाँ की भाई, कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात, ठीक है।
कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात, ये गुजरात की है। राजस्थान में भी कुछ हद तक पाई जाती है। अंगोल जो है ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश की है। अंगोल जो है ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बेटा सबका ओरिजिन प्लेस, और अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं, अपना राइट आंसर है सी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कोसी, और कोसी किसको बोलते हैं, मेवाती को बोलते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल बी बूस्ट एनुअल मिल्क प्रोडक्शन मोस्ट, मतलब ऐसा कोई कारक है जो दूध उत्पादन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा। घटती जनसंख्या, इसका दूध उत्पादन से कोई संबंध नहीं। जेनेटिक मैपिंग, ये थोड़ा हो सकता है। बेहतर क्रय पावर, ज्यादा पैसा देने से गाय ज्यादा दूध नहीं देगी। महंगी गाय ले आए और दूध तो दे ही नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी उन्नत नस्ल का बूल मिल जाए तो आप प्रजनन में, मिल्क प्रोडक्शन में सुधार कर सकते हैं। सर सांड तो दूध नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो सांड से आने वाली जनरेशन है वो तो अच्छी प्रोडक्टिव हो सकती है। कैसे सर? क्योंकि उस पर्टिकुलर बुल में उसकी अपनी माँ के भी 50% कैरेक्टर है, और यदि उसकी माँ प्रोडक्टिव रही होगी तो आने वाली संतान भी क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी। तो प्रजनन का सहारा लेकर हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं संकरण, करण स्विस, करण फ्रीज, जर सिंध, आपने पढ़ा होगा इन तीनों नाम को, करण स्विस, करण फ्रीज और जर सिंध। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं या जानते हैं इनके बारे में। तो ये सब अपने पेरेंट्स से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा दूध देते हैं। वो बात अलग है कि 4 से 6 जनरेशन के बाद ये खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम तत्काल पहली पीढ़ी में दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और ब्रीडिंग इट मींस प्रजनन की बात है, तो उत्तर होगा बेटा बी। प्रजनन के द्वारा हम एचएफ के कैरेक्टर ला सकते हैं, लाए भी, हमने देखा भी, ब्राउन स्विस के कैरेक्टर देखे, जर्सी के कैरेक्टर देखे, और कहीं ना कहीं हमने उत्पादन को बढ़ता हुआ देखा है। सो प्रजनन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग नहीं किया जाता। आप सब जानते हैं कृत्रिम गर्भाधान, मादा के गर्भाशय ग्रीवा में सीमेन को ड्रॉप किया जाता है, वो सारी टेक्निक आपको जानकारी में है। तो कौन सा उसके लिए सही नहीं है, बाकी बातें वो बताता है। अनुवांशिकी के विश्वव्यापी पूल से अपने प्रजनन कार्यक्रम के लिए नर पशु का चयन करना बिल्कुल सही बात है। खर्च से परहेज और बैलों को चरागाह पे रखने के लिए अतिरिक्त परेशानी, मतलब ब्रीडिंग के ऊपर जो खर्च आ रहा है बुल रखने का। ठीक है, आप देखो यहाँ वैसे तो ये बेल लिख रहा है और बेल कभी प्रजनन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा, बुल। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में एक समय में एक बेल, बेल मतलब यहाँ पर बात हो रही सांड, क्योंकि बेल तो प्रजनन नहीं करेगा। अधिक गायों को प्रजनन संभव है, बिल्कुल है। डायरिया, अब डायरिया तो पोका पोखनी की बात है, पोका पोखनी का प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। तो बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, डी इसका आंसर राइट है। ठीक है, बाकी डी वाली बात सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी। अब इस तरह के क्वेश्चन आप सीवीटी में भी देखते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो ध्यान रखना बेटा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है ना। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान से जो संबंधित बातें थी वो अपनी ठीक थी, जो नहीं थी उसको हटाना था। भैंस की गोदावरी नस्ल की बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि गोदावरी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, केरल की, गुजरात की, तमिलनाडु की। चलो गुजरात की बात करें तो गुजराती कौन है, मेहसाना, आप अच्छे से याद रखना। गुजराती नस्ल कौन सी है, मेहसाना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर गोदावरी की, तो ये तमिलनाडु की है, ध्यान रखना है। गोदावरी कहाँ की हो रही बेटा, तमिलनाडु की। ठीक है, तो गोदावरी हो रही है तमिलनाडु की, मेहसाना हो रही है आपकी गुजरात की। ठीक है बेटा, चलिए अगले नस्ल की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे यहाँ पर मवेशियों और भैंसों के आवास की व्यवस्था के नुकसान निम्नलिखित है। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज विच टाइप ऑफ हाउसिंग फॉर कैटल एंड बफेलो। इसमें से एक ऐसा सिस्टम दिया है जो पशुओं के लिए किसी भी कंडीशन में यहाँ पर व्यवस्था को अपने को देखना, जो नुकसान के लिए बात कर रहा है। ठीक है, मवेशी और भैंसों के आवास की किस प्रकार की व्यवस्था के नुकसान निम्नलिखित है ना। तो थोड़ा प्रश्न को समझे। यह समशीतोष्ण हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए अधिक फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। चारे के लिए प्रतिस्पर्धा, जानवर पर व्यक्तिगत ध्यान संभव नहीं है। पशुओं से दूध उत्पादन के लिए अलग दुग्ध व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है,
तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इनकी बातें कर रहा। तो ये पहले अपने को 5 पॉइंट ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें बताना है कि कौन सा सिस्टम है जो ये बात कर रहा। तो सबसे पहली बात तो पशुओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कौन से सिस्टम में? तो खुला बाड़ा में। अब खुले बाड़े में कौन कहाँ घूम रहा है, ध्यान थोड़ी रख पाएंगे। तो ये बात सीधा यहाँ से क्लू मिल गया आपको। हेड टू हेड में तो ध्यान रहेगा, टेल टू टेल में भी, क्योंकि वो तो अपने व्यवस्थित रहेगी। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा होता? पूछ से पूछ प्रणाली, क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, लूज प्रणाली। ये सारी बातें किसके लिए लिखी गई है? लूज प्रणाली के लिए। यह समशीतोष्ण हिमालय क्षेत्र और भारी वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंड में पशु को खुला नहीं छोड़ सकते, इसके लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। आप देखोगे तो एक पशु के लिए यहाँ पर ज्यादा जगह लगेगी। खुले बाड़ा में कौन कहाँ घूम रहा है, तो उसको ज्यादा जगह चाहिए बेटा। चारे के लिए लड़ाई झगड़े होंगे, तुम्हारी तरह पहलवान पशु हो तो चाहे जहाँ खाने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, जानवर पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं रहता, नहीं रहेगा। इतने झुंड में किसका किसका ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें किसके लिए है? लूज प्रणाली, मतलब खुला बाड़ा प्रणाली की बात हो रही है। पशुओं के दूध दोहने के लिए अलग अलग दुग्धशाला की आवश्यकता, फिर पशु को ढूंढो, चल भाई दूध दे। तो ये सब लफड़े हैं। कौन से लफड़े? लूज प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि अच्छी प्रणाली नहीं है। अच्छी प्रणाली तो जो बंद पशुशाला है, ठीक है, वो अच्छी होती है। और उसमें भी दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं टेल टू टेल और एक माउथ टू माउथ। चलिए, विच ब्रीड ऑफ शीप इज यूज्ड एज ड्यूअल पर्पस। इसमें एक ऐसी ब्रीड है जो दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। तो बुलेट चलाना अपने को रेम्बुलेट एमआरपी याद हो तो आपको, इसका राइट आंसर होगा अपना डी। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर हो रहा अपना डी, एमआरपी, मेरिनो, रेम्बुलेट और पोलवर्थ। ये जो एमआरपी स्ट्रिक से याद रखना, ये सब दोहरे उद्देश्य वाली है। और मेरिनो जो है विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता का ऊन देने वाली भेड़ है। तो रेम्बुलेट मेरिनो एक क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, जो ड्यूअल पर्पस का काम करती है। सो राइट आंसर इज डी। चलिए, मचेरी की बात करें तो मचेरी से सर्वोत्तम गुणवत्ता का चमड़ा मिलता है, ये भी आप ध्यान रखना। इससे बेटा सर्वोत्तम गुणवत्ता का चमड़ा, उच्च क्वालिटी का पेल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का पेल्ट मिलता है, ठीक है, किस ब्रीड से? तो मचेरी से। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफ बीकानेरी एंड मेरिनो। बीकानेरी का नर और मेरिनो की मादा से क्या बना भाई? तो हिसार डेल बना। ये तो बच्चा बच्चा जानता। चोकला की बात करें तो ये राजस्थान की या भारत की मेरिनो है ना, राजस्थान या भारत की मेरिनो है। कौन? चोकला, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कि इसका ऊन भारत में सबसे महीन होता है और भारत में सबसे ज्यादा ऊन देने वाली नस्ल भी चोकला है। बात करें मांड्या की और गद्दी की, तो ये भेड़ की अन्य नस्ल हो रही है। ठीक है, गद्दी की विशेष बात क्या है? ये बोझा ढोने का काम करती है। क्या ढोने का काम करती है? बोझा ढोने का काम करने वाली भेड़। और हिसार डेल एक क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है, जो किसका किसका क्रॉस है साहब? तो हिसार डेल क्रॉस है बीकानेरी का नर और मेरिनो की मादा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में ऊन बनाने के लिए भेड़ की सर्वाधिक नस्ल का प्रयोग क्या होता है। मतलब आप अच्छी क्वालिटी का ऊन लेना चाहते हो तो आप सभी जानते हैं बेटा कि विश्व में या वर्ल्ड में सबसे महीन ऊन, संसार में या विश्व में सबसे महीन ऊन, सबसे महीन ऊन देने वाली नस्ल, सबसे महीन ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? तो दैट इज मेरिनो है। कौन सी है? मेरिनो। और इस मेरिनो के कारण यदि हम देखें तो इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो मेरिनो और रेम्बुलेट आएगा, ठीक, मेरिनो और रेम्बुलेट का ही क्रॉस होने वाला है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, मतलब मेरिनो और रेम्बुलेट का क्रॉस करके जितनी भी नस्ल बढ़ेगी उनसे सबसे अच्छा ऊन मिलेगा, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा महीन और ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? मेरिनो। और पश्मीना की बात करें तो ये भारत में इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये पश्मीना किस नस्ल से लिया जाता है? तो नस्ल का नाम भी पश्मीना है, कभी कभी उसको कश्मीरी कहा जाता है या उसी को चांग थंगी भी कहा जाता है, चांग थंगी या चंग थंगी। ठीक है, इसके अलावा पश्मीना और किससे निकलता है बेटा? चेंगू से निकलता है। तो पश्मीना ऊन हालांकि बकरियां है पर पश्मीना ऊन ही बोला जाता है, ध्यान रखना, ये दो बकरियों से मिलता है बेटा। ठीक है, और चांग थंगी को ही हम पश्मीना बकरी भी बोल देते हैं, कश्मीरी बकरी भी बोल देते हैं। ठीक है, मोरक्को एक अच्छी क्वालिटी का चमड़ा है, मेरी को कुछ नहीं होता, मोरक्को अच्छी क्वालिटी का चमड़ा होता है। क्लियर दैट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों के लिए कितने घंटे काम करने को बताएगा। एक बैल को कितने घंटे काम करना चाहिए? किसके अंदर? कार्टिंग, कार्टिंग मतलब बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के लिए 6 घंटे, और वैसे कृषि कार्य के लिए एक बैल
जोड़ी से कितने घंटे काम लेना चाहिए, तो 8 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो रहा है, विच एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ हैज हाईएस्ट फैट परसेंट। तो अब सबसे फैट परसेंट की बात हो रही है, तो जैसे मैं सारी ब्रीड का लिखने का प्रयास करता हूँ बेटा। पहला वाल है साहीवाल, इसके फैट परसेंट होता है 4.5%। उसके बाद यदि मैं बात करूं बेटा थार पारकर, कौन सा पारकर, थार पारकर, तो इसके दूध में हो रहा 4.6%। देन हम बात करते हैं, साहीवाल हो गया, थार पारकर हो गया। ठीक है, सिंधी की बात करें, जो फेमस है मैं लिख देता हूं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो दैट इज 4.9%। गिर का 4.7 होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो फैट परसेंट हो रहा है सभी गाय में जर्सी का होता है 5.3%। इसको पलट दो तो किसका बन जाएगा बेटा, HF का बन जाएगा, और ये होता है 3.5%। ठीक है, तो जो फेमस है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा, तो विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा जर्सी का हो रहा है 5.3%। तो आंसर हो गया इसका ए। क्लियर दैट। HF का कितना हो रहा है 3.5। ब्राउन स्विस में लगभग 4% के आसपास होता है। फ्रीजवाल में भी 4.8 के आसपास चला जाता है। तो फिर भी यहाँ पर विदेशी गाय है तो क्रॉस है, संकर है फ्रीजवाल। क्लियर बात। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी दी गई आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें हमने जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ चर्चा करी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं PYQ PAT के, और उसमें आज हम पेपर ले रहे हैं 15 अक्टूबर का। ठीक है, 15 अक्टूबर में हम एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और एनिमल हस्बेंड्री में हम मेनली देख रहे हैं डेयरी एंड पोल्ट्री, और साथ में अगर देखें तो एनिमल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेंसिटी ऑफ बफेलो मिल्क इज। ठीक है, भैंस के दूध का घनत्व। तो भैंस के दूध का घनत्व अगर देखें तो ये होता है 1.030 to 1.032। बस इस ऑप्शन को दिमाग में रखना है या इस डेटा को दिमाग में रखना है और फिर आंसर ढूंढना है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला में सेट नहीं हो रहा है, सेकंड वाला में सेट हो रहा है, थर्ड वाले में नहीं हो रहा है, और फोर्थ वाले में नहीं हो रहा है। ठीक, ये दो ऑप्शन अगर देखें तो ये सीधे सीधे बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मिल्क है उन सभी के रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी में शुरुआत 1.0 से होती है। तो यहां अगर देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये तो दोनों सीधे सीधे बाहर हो गए। इन दोनों में हमको डाउट था, और इन दोनों में अगर देखें तो मिल्क का अगर हम देखें गोट मिल्क का तो सबसे कम उसी का है 1.028, बाकी सबका इससे ऊपर है। तो यहां अगर देखें तो ये ऑप्शन इससे भी कम है, तो ये होगा नहीं, बचा एक ही ऑप्शन बकरी। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फेस टू फेस सिस्टम का लाभ नहीं है, एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट है फीडिंग ऑफ द काउस इज इजियर, बोथ काउस कैन बी फेड विदाउट बैक ट्रैकिंग। गायों को खिलाना आसान है, गायों को बिना बैक ट्रैकिंग के खिलाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि अब फेस टू फेस तो शायद आपको पता ही होगा कि फेस टू फेस के अंदर हम गायों को आमने सामने बांधते हैं, मतलब उनका फेस आमने सामने रखते हैं। और जब फेस आमने सामने रखो तो फिर उस कंडीशन में उनको खिलाने का काम एक साथ में इधर से हो सकता है, मतलब बगैर हम पीछे जाए उनको हम खिला सकते हैं एक ही साइड से। तो ये फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर सेकंड देखते हैं, काउस मेक ए बेटर शोइंग फॉर विजिटर व्हेन हेड्स आर टुगेदर। जब मवेशी एक साथ हो तो गाय आगंतुकों के लिए बेहतर प्रदर्शन करती है। ठीक है, वो बोल रहा है कि मान लो आप ही आए विजिट करने के लिए और आपको इस एनिमल हाउस को देखना है फेस टू फेस वाले को, तो आप क्या करेंगे, आप इस रास्ते का उपयोग करते हुए उसको देखेंगे, और इस कंडीशन में फिर वही कंडीशन की आप दोनों साइड को एक साथ में देख सकते हैं बीच में से जाते हुए। तो इसका मतलब कि विजन प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, तो ये काम इसके अंदर होगा, मतलब सेकंड वाला भी सही है। फिर चलते हैं थर्ड, इट इज बेटर फॉर बोर्ड बांस। ठीक है, बोर्ड बांस के लिए बेहतर है। बोर्ड बांस का मतलब होता है एक तरह से यूं बोलो कि खुला टाइप का। ठीक है, बोर्ड बांस मतलब खुला वाला। ठीक है, तो ये खुले टाइप की नहीं है, ये अगर देखें तो बंद के लिए बेहतर है। खुले में तो हम एनिमल को खुला छोड़ते हैं, ठीक है,
कि उसको बांधते नहीं है, तो वो होता है बोर्ड बांस, जिसमें बांधते नहीं। और वो बोल रहा है कि बोर्ड बांस के लिए बेहतर है, तो उसमें तो बांधते ही नहीं है, तो बांधते ही नहीं है तो फिर बेहतर का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो फेस टू फेस में हम बांधते हैं, इसमें बांधते नहीं है, तो ये वाला इसके अंदर सेट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, द काउ फीड इजियर टू गेट इनटू देयर स्टॉल्स। ठीक है, गायों का चारा उनके स्टॉलों तक आसानी से पहुंच जाता है, बिल्कुल यही काम यहां हो रहा था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बस सी ऑप्शन जो है वो फेस टू फेस का एडवांटेज या लाभ नहीं है, बाकी सारे के सारे उसके लाभ है। ठीक है, तो आंसर सही आ जाएगा सी, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर एनिमल हाउस फ्लोरिंग, द चॉइस डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, कास्ट एंड अदर क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द एनिमल हाउसेस मेंशन्ड बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो। ठीक है, पशु घरों के फर्श को लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पशु घरों के लिए आवश्यक उपलब्धता, लागत और अन्य गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नीचे उल्लेखित निम्न में से किसकी विशेषताएं। ठीक, ये जो चीजें उसने क्वेश्चन में दे रखी है कि आवश्यक उपलब्धता मतलब इजीली अवेलेबल हो, लागत कम हो और अन्य गुणवत्ता भी उसके अंदर रहे। ठीक, अब ये किसके लिए है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने कि यह जानवरों के घर में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है, दिस इज ए कॉमन मटेरियल यूज्ड इन एनिमल हाउस। ये एक पहला उसने कैरेक्टर दिया है। ठीक है, फिर दूसरा कैरेक्टर, इट इज चीप एंड ड्यूरेबल फ्लोर इफ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अगर ठीक से बनाया जाए तो ये सस्ता और टिकाऊ फर्श है, ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी, इन ट्रॉपिकल कंडीशन इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड कूल कंडीशन फॉर द एनिमल्स, उष्ण कटिबंधीय स्थिति में यह जानवरों के लिए आवश्यक ठंडी स्थिति प्रदान करता है। अब ऐसा कौन होगा, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ये काम करता है ये। ठीक है, पहले वाली कंडीशन, दिस इज कॉमन मटेरियल यूज्ड इन एनिमल हाउस, ऐसा होता है कि नीचे कंक्रीट से जो है सीमेंटेड बनाया जाता है। ठीक है, ये सही है। सेकंड, इट इज चीप एंड ड्यूरेबल फ्लोर इफ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, मतलब अच्छे से बनाया तो ये ड्यूरेबल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड, ट्रॉपिकल कंडीशन में ये ठंडी रहती है, ये भी सही बात है, मतलब तीनों कंडीशन इसके अंदर फिट बैठ रही है। फिर भी दूसरा देख लेते हैं, ग्रेवल, ग्रेवल मतलब नीचे लिखा है कंकड़, कंकड़ रख नहीं सकते नीचे क्योंकि एनिमल को खड़ा रहना है, बैठना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। फिर वेट्रीफाइड पेविंग ब्रिक्स, वेट्रीफाइड फर्श ईंटें, तो आपने देखा होगा वो वेट्रीफाइड ब्रिक्स आती हैं चौकोर या इस टाइप की, तो वो टाइल्स जैसा काम हो गया और वो महंगी पड़ेगी हमको, और हमको महंगा नहीं चाहिए, हमको चीप चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बिल्डिंग ब्रिक्स, जो ईंटें होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसकी बनाए, तो वो भी कंस्ट्रक्टेड अगर हम देखें तो ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं, तो इसका मतलब पहला अगर देखें तो ये फिट बैठ रहा है और इसीलिए ये आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू सर्कुलेशन क्लीनिंग इज नॉट ट्रू, द एफिशिएंसी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है, उसने बोला है कि सर्कुलेशन क्लीनिंग से कौन सा जो फैक्टर है, कौन सा नीचे दिया गया वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सत्य कथन नहीं है उसके बारे में। तो ए ऑप्शन, द एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन क्लीनिंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर द डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट वॉश, यहां तक तो बात सही है। ठीक है, ये तो जरूरी है। आगे देखते हैं, the optimum initial temperature being at least 100 डिग्री सेल्सियस, बस यहां गड़बड़ हो गई क्योंकि जो वाटर लिया जाता है वो 50 डिग्री सेल्सियस वाला होता है। ठीक है, और इसके अंदर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो भैया ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, प्रोसीजर फॉर सर्कुलेशन क्लीनिंग आर यूजुअली इंडिकेटेड बाय द मिल्किंग मशीन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, परिसंचरण सफाई के लिए प्रक्रियाएं आमतौर पर दूध देने वाली मशीन निर्माता द्वारा इंकित की जाती है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसकी साफ सफाई कैसे करना है। कपड़ों पर भी आपने देखा होगा लिखा रहता है भैया इसको ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोना, या ऐसे नहीं धोना, वैसे नहीं धोना, ऐसे इनके ऊपर भी लिखी रहती है। तो इसका मतलब ये तो बात सही है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड इन मिल्किंग इक्विपमेंट इज कनेक्टेड विद द पाइपलाइन एंड कूलिंग टैंक।
दूध देने के उपकरण में इस्तेमाल की जाने वाली यह विधि पाइपलाइन और कूलिंग टैंक से जुड़ी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी वहां पर जैसे हमने बोला है कि पाश्चराइजेशन होता है जिसमें HTST होती है, HTST में हमने बोला पाइपलाइंस के अंदर दूध चलता है, मतलब वहां पाश्चराइजेशन हो रहा है। अब जब दूध चला है तो उसके बाद में साफ सफाई भी करना पड़ेगी। तो इसके लिए कि ये जो पाइपलाइन है ये मिल्क से तो कनेक्ट है ही, लेकिन साथ में जो क्लीनिंग वाला है उसका उससे भी कनेक्ट होती है, ताकि मिल्क के बाद में उसको क्लीन किया जा सके। ठीक है, तो ये बात सही है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है। फिर नेक्स्ट डी, सर्कुलेशन क्लीनिंग इज 3 स्टेज प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्री रिंस विथ वाटर, मतलब पहले पानी से धोना है, फिर रीसर्कुलेट हॉट वॉश विथ डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन एंड फाइनल कोल्ड वाटर, ठीक है, क्लीनिंग की जाती है। मतलब सर्कुलेशन क्लीनिंग एक 3 चरण की प्रक्रिया है, जिसमें पहले पानी से प्री रिंस करेंगे, मतलब धोएंगे, फिर उसके बाद में डिटर्जेंट कीटाणुनाशक विलेनों के साथ एक पुनरावृत गर्म धुलाई होती है। ठीक है, हमने वो भी पढ़ा है, और अंतिम ठंडे पानी से धोकर साफ करना चाहिए। तो 3 स्टेप्स है और 3 स्टेप्स हमने पढ़ी है, इसका मतलब यह भी सही है। इसका मतलब आंसर आएगा ए, क्योंकि यह उसके बारे में सही नहीं है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन क्लीनिंग साइकिल इन ए डेयरी। ठीक है, तो अभी हमने बोला 3 स्टेज होती है, 3 चरण होते हैं, और उसमें फर्स्ट क्या था, प्री रिंस विथ वाटर, मतलब पहले पानी से धोना है। और पानी से क्यों धोना है, क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी लगी है, जो मोटी गंदगी है, जो लूज गंदगी है, ठीक है, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं पानी के द्वारा, बस उसको निकालने के लिए हमने फर्स्ट स्टेज की है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। प्री रिंस विथ वाटर टू रिमूव लूज डर्ट, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लूज गंदगी को हटाने के लिए पानी से धोया। फिर दूसरा, रिंसिंग विथ क्लीन वाटर। ठीक है, ये सेम ही है जो बोल दो फर्स्ट स्टेज में, बट ये प्रॉपर चीज आ गई कि क्यों उसको हमने लूज वाटर से धोया, तो लूज जो है डर्ट उसको हटाने के लिए। तो ये इतना सही नहीं है। क्लीनिंग विद डिटर्जेंट, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज। थर्ड, आगे देखें तो रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट रेसिड्यू बाय स्क्रैपिंग ड्रेनेज, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो एक तरह से बोलो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में ये काम नहीं होता है, ये होता है सेकंड स्टेज में। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो है फर्स्ट वाला सही। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। फिर द एवरेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 40 डिग्री सेल्सियस, गाय के दूध का 40 डिग्री पर औसत अपवर्तनांक होता है। तो एक तो हमने एक सिंगल डेटा बोला है कि या तो ये या ये याद रखें बस। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क, और आप देखेंगे ये भी इस ऑप्शन से नहीं आ रहा, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक ही बचा है ये। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.3461। बाकी ऐसे रेंज में देखें तो वो भी हमने पढ़ा है कि 1.3450 टू 1.3470 ये काऊ का, 1.3460 टू 1.3490 बफेलो का। ठीक, अब यहां देखेंगे तो बस ये ऑप्शन इससे सेट हो रहा है। फिर है, फॉर नॉर्मल मिल्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड, वायुमंडलीय दाब पर सामान्य दूध के लिए क्वथनांक लगभग होता है। ठीक है, तो क्वथनांक पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, मिल्क का पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इतना होता नहीं है, क्योंकि रेंज अगर हम देखें काऊ बफेलो मिलाकर तो रेंज है इतनी। ठीक है, और बाकी सारे अगर देखें इसको छोड़कर तो बाकी सारे इस रेंज से बाहर जा रहे हैं। फिर है, व्हाट आर द मेजर विटामिन्स प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन कौन से हैं। ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाला ये तो कम है, इसलिए बाहर क्या होता है, ई भी होता है। ठीक है, ए भी होता है, डी भी होता है। अब एप्रोप्रिएट आंसर क्या दें इसमें, तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, ये, क्योंकि इसमें 2 चीजें, और इसमें भी हमको पता है कि ये ए सबसे ज्यादा होता है। जो सीक्वेंस हमने लिखी है एडीई के,
उसमें ए अगर देखें तो सबसे ज्यादा मेन विटामिन है, आपने बोला है कि मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, ठीक है, मिनरल में कैल्शियम और विटामिन में विटामिन ए, तो ये हमारा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। हु वाज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। स्वामीनाथन भारत के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक थे। पीएच ऑफ नॉर्मल फ्रेश बफेलो मिल्क, ठीक है, अब यहां पूछ लिया पीएच। अब पीएच मिल्क का अगर देखें तो हमने पढ़ा 6.5 to 6.7, ये हो गया एवरेज पीएच, ठीक है। अब कहीं मान लो काउ मिल्क पूछ ले तो हमने पढ़ा है ये है काउ मिल्क, फिर हमने बफेलो का भी पढ़ा है, ये है बफेलो मिल्क। अब देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन बफेलो की कंडीशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन काफी कम, ये भी काफी कम और ये काफी ज्यादा, तो सीधा सीधा ये आंसर आ रहा है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट आर द केमिकल्स यूज्ड इन गर्बर मेथड, गर्बर विधि में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो गर्बर विधि में हमने पढ़ा है 2 रसायन का यूज होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड और सेकंड अमाइल अल्कोहल, ये 2 रसायन। अब देख लो कौन से, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया इसमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड और अमाइल अल्कोहल, ठीक। फिर है पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क, एक और क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले बफेलो का पूछा था, अब नॉर्मल मिल्क है। अब यहां अगर देखें तो वही अपनी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई थी, ठीक, ये एवरेज है, ठीक, और ये पूरी रेंज है। अब इसमें अगर देखें तो एक ही ऑप्शन है जो इसके साथ में फिट बैठ रहा है और वो है सी ऑप्शन, ये काफी कम है, ये दोनों काफी ज्यादा है, ठीक। मिल्क आपको पता ही है वैसे तो एसिडिक होता है, और एसिडिक में भी स्लाइट एसिडिक है, ज्यादा नहीं, हल्का एसिडिक है, ठीक। फिर नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क, फिर डेंसिटी अब रिपीट हो गई है, पहले डेंसिटी का एक क्वेश्चन आ गया बफेलो के अंदर, भैंस के अंदर, ठीक। अब स्किम्ड मिल्क का पूछा है और स्किम्ड मिल्क का डेंसिटी है 1.034 to 1.036। देखते हैं इस रेंज में, फर्स्ट वाला आएगा नहीं, वैसे अगर देखें तो ये काउ मिल्क का है, ठीक है। सेकंड वाला तो सब तरह से गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ 2-3 आ गया है, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे ही खराब हो गया है। तो फिर ये देखें तो ये फिर बफेलो मिल्क का हम बोल सकते हैं, ये है बफेलो मिल्क, ठीक है। और ये जो हमने रेंज लिखी है उसके उसमें आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा डी, स्किम्ड मिल्क के लिए। फिर है इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, भारत के का विश्व के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है फर्स्ट, ठीक है, पहले स्थान पर है विथ 230.6 मिलियन टन। फिलहाल में मिल्क प्रोडक्शन है 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूध उपलब्धता अब हो गई है 549 ग्राम, जो कि पहले 459 ग्राम, ठीक है, जो पहले 444 ग्राम थी। तो ये चेंज हो गया डेटा, अब थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये परसेंट भी अगर देखें तो ये वैसे बता दिया था पहले 30% है, ठीक है, 30%। फिर है फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ विच ऑफ द टाइप मेंशन्ड बिलो, ठीक है। वो पूछ रहा है कि नीचे जो कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ये जो टाइप्स दे रखे हैं ये किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहला स्टॉप मिल्किंग, दूध रोकने, दूध बंद कर देना, ठीक है। फिर इंटरमिटेंट और इनकम्प्लीट मिल्किंग, ठीक है, रुक रुक कर या अधूरा दूध निकालना। तो ये अगर हम देखें दूध रोकना और ये दोनों कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशन आती है ड्राइंग की, मतलब पशु को सुखाने की, उसका दूध नहीं निकालने की, ठीक है। तो बस अब इसमें देख लो, मेथड ऑफ हाउसिंग सिस्टम नहीं, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल्कुल सही, मेथड ऑफ म्यूटेशन नहीं, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसका मेथड ऑफ ड्राइंग, मतलब सुखाने के तरीके हैं गाय को। 3 तरीके हमने देखे हैं, पहला तरीका इनकम्प्लीट मिल्किंग, अपूर्ण दोहन, दूसरा इंटरमीडिएट एकांतर दोहन, और तीसरा कंप्लीट सेसेशन ऑफ मिल्किंग, पूरी तरह बंद करना। फिर द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज यूजुअली गिवन एट, दूध का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर दिया जाता है,
तो हमने पढ़ा है, टेम्परेचर पूछा है 15.6 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पर हम पता करते हैं, तो हमारा ए आंसर सही आ जाए। जब भी पता करें टेम्परेचर इतना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, द एवरेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बफेलो मिल्क एट 40 डिग्री सेल्सियस लो। फिर पूछ लिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहले काय का पूछा था, बफेलो का। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं इस साल, एक जैसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं। तो बफेलो मिल्क का अभी हमने देखा था 60 to 1.3490, ठीक है। बस देख लो इस रेंज में, पहला वाला फिट बैठ रहा है, ठीक है, दूसरा वाला भी कुछ कुछ फिट बैठ रहा है बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही पहले वाला है, फिर ये दोनों तो बैठ ही नहीं रहे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ज्यादा सही है क्योंकि वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो 1.3477, ठीक। काऊ का पूछता तो ये उसके काफी नजदीक था, मतलब काऊ के बीच की रेंज में आ जाता। फिर द ग्राफ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मेट्रो सिटीज एंड टाउन्स शो ग्रोथ डैश डैश ग्रोथ, ठीक है। मेट्रो शहरों और कस्बों में दूध का उत्पादन का ग्राफ डैश डैश वृद्धि कर दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें देखें तो फर्स्ट है लॉजिस्टिक, सेकंड है इनरेगुलर, थर्ड है समटाइम्स एक्सपोनेंशियल एंड रेयरली लॉजिस्टिक, और फिर है एक्सपोनेंशियल, ठीक। पहले तो ग्राफ समझ लेते हैं, लॉजिस्टिक या फिर तार्किक। और लॉजिस्टिक या तार्किक का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा। इस ग्राफ को बोला जाता है लॉजिस्टिक और तार्किक, ठीक है। फिर आता है सेकंड ग्राफ जिसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल देखें तो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भारत में दूध उत्पादन का ग्राफ कैसा है, तो भारत में दूध उत्पादन का ग्राफ इस टाइप का नहीं है, ऐसा ग्राफ नहीं है, ठीक है। भारत के ये एक और है इनरेगुलर जो बोला है उसने, इनरेगुलर की अगर बात करें तो ये थर्ड वाला, और इनरेगुलर मतलब कुछ भी चल रहा है, ये इस टाइप से, ये ऐसे ग्राफ को बोला जाता है इनरेगुलर, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमको पता है नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत बढ़ गया फिर वो अचानक कम हुआ, फिर और थोड़ा बढ़ गया फिर कम और बहुत ज्यादा, इस टाइप से कुछ भी नहीं। ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही है कि बढ़ा फिर घटा कुछ सालों तक, फिर और बढ़ा कुछ सालों तक, फिर घटा, नहीं। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इंडिया में कि हर साल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होने का तो कोई काम ही नहीं है। 2000 से लेकर आज तक, सन 2000 से लेकर आज तक इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन हमेशा इंक्रीज ही हुआ। मतलब ग्राफ कौन सा आएगा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब घातीय है, तो आंसर आ जाएगा डी। फिर है द डेंसिटी ऑफ काउ मिल्क, फिर आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन, ठीक है। गाय के दूध की पूछी है, और गाय के दूध की अभी ऑप्शन में हमने बताया था 1.028 से 1.030, ठीक। देखो हमने बोला है कि रिलेटिव डेंसिटी में 1.0 मिल्क में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। अब ये हो या ना हो पर ये सही हो गया क्योंकि इसमें 1.0 है और एक्चुअल में है भी वही, सेम ऑप्शन है, या 0 बस उसने नहीं लगाया तो वो तो होता ही है वैसे भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर है लास्ट क्वेश्चन, फिर पीएच का क्वेश्चन रिपीट हो गया। पीएच ऑफ नॉर्मल फ्रेश काउ मिल्क इज, गाय के सामान्य दूध का पीएच होता है। तो अभी हमने गाय के दूध का पीएच देखा 6.4 to 6.6, ठीक। बस ये देख लो, ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये होगा नहीं, ये ज्यादा कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए। तो ये है 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, ये उसके सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है उसमें मैं फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पेपर के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।